कश्मीर एक ऐसी जमीन जो पिछले 77 साल से आग और खून की कहानियां सुनाती आ रही है और अब 2025 में एक नए खूनी हमले ने इस आग को फिर से भड़का दिया। 22 अप्रैल 2025 को बेसरान वैली के खूबसूरत पहाड़ों में गनमैन ने हमला कर दिया। 26 लोगों को मार दिया, 25 इंडियन और एक नेपाली टूरिस्ट। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उठाई, जो असल में लश्कर तैयबा का एक छुपा हुआ चेहरा है, एक ऐसा तंजीम जो पाकिस्तान में बेस है। इंडिया ने सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने कहा यह इल्जाम झूठ है, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान एक दफा फिर जंग के बादल घने हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में क्या हुआ था, किस तरह ये एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा तूफान बन सकती है और सबसे अहम आगे क्या होने वाला है। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। इस हमले की टाइमिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल में कश्मीर का मौसम सुहाना होता है, टूरिस्ट सीजन होता है, होटल्स और मार्केट्स भरे हुए होते हैं, लोग रिलैक्सेशन ढूंढने आते हैं। इस वक्त जब किसी को शक तक नहीं था, 3 अटैकर्स ने पहलगाम के पास एक ग्रुप पर फायर खोल दिया। लोग चिल्लाते रहे, बच्चों और औरतों की चीखें गन फायर के बीच डूब गई। पुलिस जब तक पहुंचती है, खून की नदियां बह चुकी थी। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक सियासी पैगाम था। एक पैगाम के कश्मीर में अब भी अमन दूर है, एक पैगाम के इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस का ख्वाब अभी दूर है। अटैक के बाद इंडिया में गुस्से का तूफान आ गया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही बात थी, पाकिस्तान जवाब दो। सोशल मीडिया पर #रिवेंज फॉर पहलगाम ट्रेंड करने लगा। ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट दोनों पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करने लगी और इसका रिजल्ट इंडिया ने पाकिस्तान के तमाम वीजास कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का हुक्म दे दिया और सबसे बड़ा कदम इंडस वाटर ट्रीटी, जो दोनों मुल्कों के दरमियान पानी का एक पुरानी अग्रीमेंट था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन सिर्फ कागजी नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब तुम्हारा पानी तक हमसे गुजारना मुश्किल होगा। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया। शिमला अग्रीमेंट जो 1972 में दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ था, उसको ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया, जिस वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट्स डेनमार्क और यूएई डाइवर्ट करनी पड़ी। ट्रेड कंप्लीट हॉल्ट पर आ गया और सबसे डेंजरस वार्निंग, अगर इंडस वाटर ट्रीटी से छेड़छाड़ हुई तो इसे जंग का ऐलान समझा जाएगा। पाकिस्तान ने साफ कह दिया, हम अपने रिवर्स को डिफेंड करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस वक्त दोनों मुल्कों की आर्मीज अलर्ट हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गन फायर की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। हालात किसी भी वक्त फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकते हैं। दुनिया ने दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेंट दिखाने को कहा है। यूएन ने अपील की है कि दोनों साइड डायलॉग करें। यूएस, चाइना और रशिया ने दोनों से कांटेक्ट करके कहा है कि कीप योर ब्रेन्स कूल। लेकिन असल में दुनिया को सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात का है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक छोटी सी गलतफहमी और दुनिया एक और हिरोशिमा देख सकती है। देखने में ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक लगता है। कुछ लोग आए, फायरिंग की, लोग मर गए और मुल्क भर में हलचल मच गई। लेकिन अगर आप सरफेस के नीचे देखें तो ये सिर्फ गोलियां नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी थी, ये सिग्नल था, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, आपको हर वक्त ये सवाल जरूर उठाना चाहिए, इस वक्त इस जगह ये कत्ल क्यों हुआ। यानी ये समझना जरूरी है कि ये सब अब क्यों हो रहा है, इस वक्त ही क्यों, इस जगह पर ही क्यों और इस तरीके से ही क्यों। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है इंडियन इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस करीब हैं और हर इलेक्शन सीजन में नेशनलिज्म का कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग चलता है। जब भी बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ता है, रूलिंग पार्टी का सपोर्ट बढ़ता है। जंग का जज्बा लोगों को रियलिटी भुला देता है। बिजली, महंगाई,
अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स देना लोगों को यह फील करवाता है कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर ये टाइमिंग एक्सप्लॉइट की हो? पाकिस्तान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन, IMF प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट्स के दरमियान टेंशंस, और सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी को अपना नैरेटिव रीबिल्ड करना। हिस्टोरिकली जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप वीक होती है, कश्मीर कार्ड को फिर से एक्टिवेट किया जाता है। ये अटैक चाहे डायरेक्टली स्टेट बैक भी ना हो, लेकिन किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के जरिए पाकिस्तान के नैरेटिव को फ्यूल जरूर करता है। देखा, कश्मीर अभी भी जलता हुआ मसला है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक चेस बोर्ड का सेंटर है जहां पर इंडिया, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चाइना भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब भी इंडिया ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, कोई ना कोई इंसिडेंट उसकी इमेज को डिस्टर्ब करता है। जब भी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करता है, कश्मीर में एक्टिविटी बढ़ जाती है ताकि इशू अलाइव रहे। यानी कश्मीर का इशू सिर्फ वहां की लोगों की लड़ाई नहीं है, ये एक केयरफुली मैनेज्ड प्रेशर पॉइंट है जिसे दोनों साइड्स अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि अब जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर का दौर है। इसका मतलब मुल्क खुद कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। जैसे टीआरएफ को ऑफिशियली पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनका बेस, फंडिंग और स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन का सोर्स वहीं से आ रहा होता है। इंडिया के मुताबिक ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है जिसमें वो खुद हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन दूसरों के जरिए हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल स्पॉटलाइट एंड नैरेटिव कंट्रोल, ये भी एक एंगल है। जब भी दुनिया में कोई और बड़ा इशू चल रहा होता है, जैसे मिडिल ईस्ट वॉर, यूक्रेन या चाइना यूएस टेंशंस, साउथ एशिया का मसला साइडलाइन हो जाता है। लेकिन जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो दुनिया का फोकस फिर से इंडिया पाकिस्तान पे आ जाता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया कश्मीर के इश्यू पे बात करती रहे। इंडिया चाहता है कि दुनिया पाकिस्तान के टेररिज्म पर बात करे और इस टग ऑफ वॉर में खून गिरता है कश्मीर में। पाकिस्तान का कहना है कि ये अटैक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी इंडिया ने खुद प्लान किया हो ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। ये थियरी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां गवर्नमेंट ने खुद अपने लोगों को मरवाया है ताकि वॉर या सपोर्ट जस्टिफाई किया जा सके, जैसे ऑपरेशन नॉर्थवुड्स या फिर गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट। तो पाकिस्तान कह रहा है क्या पता इंडिया ने खुद ये सब प्लान किया हो इलेक्शन के पहले एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। क्या ये सच है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले कुछ हफ्ते या महीने क्रिटिकल होंगे। पहला सिनेरियो, वॉर लाइक सिचुएशन। अगर इंडिया या पाकिस्तान कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो जवाब में फुल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। दोनों मुल्क ऑलरेडी ट्रूप्स मोबिलाइज कर रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का डर बढ़ता जाएगा। दूसरा सिनेरियो, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। अमेरिका, चाइना और गल्फ कंट्रीज मीडिएशन करेंगे, एक नया सीज फायर एग्रीमेंट आ सकता है, ट्रेड और पानी के एग्रीमेंट्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी। और तीसरा सिनेरियो, कोल्ड वॉर। सीधी जंग नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स और कश्मीर में अनरेस्ट बढ़ता जाएगा। साइबर अटैक्स, एस्पियोनॉज मिशंस और इंटेलिजेंस बैटल्स शुरू होंगी। असल बात यह है कि दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नरम धागे पर चल रहे हैं। हालात टेंस हैं, लेकिन फुल स्केल जंग के चांसेस भी कम हैं। क्यों? क्योंकि आज के दौर में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दुनिया का ये एक अनोखा प्रिंसिपल है कि जब भी दोनों साइड्स न्यूक्लियर पावर्स होती हैं तो जंग का खौफ सब कुछ रोक देता है। ये न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अटैक करता है तो जवाब में दोनों का तबाह होना तय है। इस वजह से दोनों कंट्रीज चाहे अंदर से कितना भी रेज और गुस्सा हो, खुली जंग में नहीं जा सकते, क्योंकि अंजाम दोनों के लिए बर्बादी होगी। लेकिन हमेशा याद रखें, पहले जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे 1947, 1965 और 1971 में, तब 3 दफा
फुल वॉर्स हो चुकी हैं। उस वक्त न्यूक्लियर डेटरेंस का सहारा पाकिस्तान को नहीं था, इसलिए जंग चलती थी। आज जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है तो जंग शुरू करना अपनी बर्बादी को दावत देना होगा। इसलिए बड़ी जंग का खतरा कम है, लेकिन छोटी मोटी स्कर्मिशेस, सर्जिकल स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वॉर्स और डिप्लोमेटिक बैटल्स जरूर बढ़ सकती हैं। पीस का रास्ता सिर्फ तब निकलेगा जब दोनों तरफ से दिमाग ठंडा और सोच मैच्योर होगी, वरना कश्मीर की जमीन पर खून का रंग बदलने का सिलसिला जारी रहेगा।